कैसा एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स पे? कैसा मतलब ई कॉमर्स ने क्या आपको इतना वो बूम दिया, इतना इम्पैक्ट दिया कि एक तो सबसे पहले आपके पास आया होगा डाटा। हम उस ऑडियंस को लूज कर रहे हैं, तो हमें हर शहर में एक आउटलेट जरूर होनी चाहिए जिसको हम लोग जहाँ पे ऑप्शन हो, तो ताकि हमारे पास कोई नीचे कमेंट्स में लेके वेयर आर यू लोकेटेड, तो हम उसको शहर का बता दें। ये कंटेंट का आइडिया और देन इसकी एग्जीक्यूशन और फिर उसके बाद उसको मार्केट करना, इसके पीछे थॉट कैसे? मुझे वो जहर लगता था और इनफैक्ट वो मुझसे अप्रूव भी नहीं हुआ और वो चलना शुरू हो गया। वो इतना अच्छा चल रहा था और उस पर इतनी सेल आई और वो इतना लंबा चला कि मैं खुद हैरान रह गया। तो आपको क्या लगता है कि कितने % ऑडियंस ऐसे है, कितने % ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि आपको वो लगा कि हाँ यार ये तीनों प्लेटफॉर्म पे था? ये एट्रीब्यूशन वेटेज कितनी आ रही है आपके पास? कोई वीडियो मेकिंग एक्सपर्टीज बिल्ड करने की कोशिश करें। सही। जब तक आप दूसरे पे भरोसा करेंगे ना, जो मैंने अपना देखा, मतलब थिंग्स विच हैव हेल्ड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मैं दूसरों पे करता था कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वहीद काजी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लोकल ई-कॉमर्स पॉडकास्ट इन कोलैबोरेशन विद डिप्लॉयर्स एंड एक्सट्रीम कॉमर्स। और आज जो केस स्टडी हम आपके पास लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे दिल के बहुत करीब। क्यों? क्योंकि ये वो मकसद, ये वो विजन है डिप्लॉयर्स का, एक्सट्रीम कॉमर्स का, जो हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और हमारे पास आज सक्सेसफुल केस स्टडी खुद बैठी हुई है और वो बताएंगे कि किस तरीके से आप लोकल ई कॉमर्स को सीख के ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि देन रिटेल शॉप्स और ऑफलाइन के अंदर भी जा सकते हैं। रिसेंटली इन्होंने एक ब्रांच खोली है इस्लामाबाद के अंदर और उन्हीं से जानते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसे है। और हमारे साथ मौजूद है साद फ्रॉम सेंस एंड स्टोरीज। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। साद, कैसे स्टार्ट किया ये सफर आपने सेंस एंड स्टोरीज का? फ्रेग्रेंसेस जो है इस इंडस्ट्री के साथ कैसे आप आए? ई कॉमर्स के साथ आपने स्टार्ट किया एंड देन अभी आप रिटेल शॉप भी आपने खोला है और आई थिंक इंशाल्लाह आप एक्सपेंशन की तरफ भी जा रहे होंगे। कैसा एक्सपीरियंस था? किस तरीके से इसकी तरफ आए और क्यों ई कॉमर्स से क्यों स्टार्ट किया? मैंने सबसे पहले IBA से अपना BBA किया और फिर उसके बाद आई ऑलवेज हैड इट इन माय माइंड कि मुझे बिजनेस करना है। ओके। तो पहले मैंने स्टार्ट किया फिजिकल गुड्स से और जो एक रेगुलर रिटेल चैनल्स होते हैं। तो मेरा फर्स्ट वेंचर था वी सोल्ड फोल्डेबल वाटर बैग्स। ओके। और मैं खुद जाके मैंने पूरे पाकिस्तान में जो है वो रखवाए LMT के पास। ओके। लेकिन मुझे ये आइडिया हो गया कि अगर आपने कोई स्केलेबल बिजनेस करना है तो जो रेगुलर रिटेल मॉडल है वो हमारे लिए नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी एंड इंजेक्शन ऑफ कैश, क्योंकि उसमें कैश साइकिल बड़ी ख़राब होती है। और जो सारे जो रिटेल चैनल्स हैं वो आपको एक 2-3 महीने बाद पेमेंट्स कर रहे होते हैं। Exactly. तो एक वेंचर मुझे करने के बाद ये आइडिया हो गया कि अगर मुझे कोई बिजनेस करना चाहिए तो वो ई कॉमर्स है, क्योंकि उसमें एटलीस्ट ये होता है कि आपकी जो कैश साइकिल है वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो फिर मैंने एक ब्रांड खोला। बहुत कम लोगों को शायद पता हो कि सबसे पहले मैंने एक ब्रांड खोला वाबीज के नाम से, विच यूज्ड टू सेल बियर्ड ऑयल्स, बियर्ड ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, एंड इट डिड वेल बट इट वाज माय फर्स्ट वेंचर, सो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चला। फिर सेकंड मैंने स्टार्ट किया अरोमा फार्मेसी which did much better. Okay. अरोमा फार्मेसी में we used to sell essential oils, carrier oils. Okay. अच्छा, मेरे क्योंकि मार्केटिंग का बैकग्राउंड था तो so I always had it in my mind that I have to build a brand. Because किसी भी ब्रांड का वो आपका एक एसेट होता है और उस पर शुरू में तो मेहनत लगती है, लेकिन ये कि वो फिर चीज़ें ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती हैं। और वो तो क्योंकि मैं खुद मतलब मेरी एक्सपर्टीज़ भी यही थी एड्स बनाने की और मार्केटिंग की, तो मैंने दूसरा वेंचर मेरा था अरोमा फार्मेसी। सही। थर्ड मेरा था सेंस एंड स्टोरीज। तो जाहिर सी बात है मैं इस अरसे में मैं सीखता जा रहा था और जो गलतियां मैं कर रहा था वो फिर मैं रिपीट नहीं करता था। तो सेंस एंड स्टोरीज रियली हिट वेल अल्हम्दुलिल्लाह। और 2018 में हमने इसको स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अराउंड 60+ एम्प्लॉइज, वी हैव 3 आउटलेट्स। Yes, and और ये आउटलेट कहाँ एक तो इस्लामाबाद में रिसेंटली आपने खोली? जी, अभी इस्लामाबाद में एक, हमारी जौहर टाउन में, लाहौर में। ओके जी, और एक कराची में। अच्छा, मुझे जौहर टाउन वाली का नहीं पता था, ये कहाँ पे करके होगा? जौहर टाउन में जो अल्लाह गोल चक्कर है उसके पास। वाह, ग्रेट। तो कैसा एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स पे? कैसा मतलब ई कॉमर्स ने क्या आपको इतना वो बूम दिया, इतना इम्पैक्ट दिया कि एक तो सबसे पहले आपके पास आया होगा डाटा कि जिसने आपको बताया कि यार आपने कहाँ पे शॉप खोलनी है। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर आपको जो है आपने देखा कि यार क्या बास्केट साइज है, किस प्राइस पॉइंट पे खेलना है, कौन सा परफ्यूम
है वो हॉट सेलर है, ये सारा मतलब सबसे अच्छी बात ये कि डेटा आ गया ना आपके पास। उस डेटा को जब देखते हुए आपने फिर इन्वेस्टमेंट की तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? सही है, गलत है, कहीं पे लॉस है, मतलब कैसा? हाँ नहीं, बहुत ज़बरदस्त। देखें, होता ये कि जब कोई भी ब्रांड जब एड रन करता है तो आप देखे होंगे कि चाहे हम लोग हों चाहे कोई और हो, उसके नीचे कमेंट्स में आ रहा होता है कि वेयर इज योर शॉप, वेयर इज द लोकेशन। तो मुझे आइडिया हुआ कि यार हम लोग उस ऑडियंस को जो कि किसी भी सूरत, कुछ लोग होंगे आपके भी दोस्त होंगे यार, कुछ भी आप उनको ऐड दिखा दें ऑनलाइन शॉप नहीं करेंगे, दे हैव टू बाय इट मतलब फिजिकली। एग्जैक्टली। तो मेरा ये था कि यार हम उस ऑडियंस को लूज कर रहे हैं तो हमें हर शहर में एक आउटलेट जरूर होनी चाहिए जिसको हम लोग जहाँ पे ऑप्शन हो, तो ताकि हमारे पास कोई नीचे कमेंट्स में लेके वेयर आर यू लोकेटेड तो हम उसको शहर का बता दें कि भाई हम आपके शहर में यहाँ पर हैं। तो ये सबसे पहले हमने कराची में स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमारी जो आउटलेट थी कराची वाली, गुलशन जमाल में अस्करी 4 के बराबर में अपोजिट न्यूप्लेक्स सिनेमा। ओके। तो वहाँ पर हमारा ऑफिस भी है, साथ ही आउटलेट भी है। तो वो बहुत अच्छी चलना शुरू हो गई, जिसकी वजह से फिर हमें हिम्मत पड़ी और फिर हमने दूसरा बड़ा शहर जो है वो लाहौर है और फिर तीसरा बड़ा शहर जो है इस्लामाबाद है। तो इस्लामाबाद भी बहुत लोग हमें पुश कर रहे थे। हमें लोगों ने फिर ये बहुत पुश करना शुरू किया फ्रेंचाइजिंग के ऊपर भी। तो फिर हमने कहा कि नहीं यार, पहले हम लोग अपने जो मॉडल है उसको ज़रा खुद वो कर लें, स्ट्रेंथन कर लें। और अब इंशाल्लाह प्लान ये है कि हम लोग सेंट्स एंड स्टोरीज की फ्रेंचाइजिंग पे जाएंगे, बिकॉज नाउ वी हैव अ वेरी गुड बिजनेस केस स्टडी कि भाई ये हमारी आउटलेट है, ये यहाँ पे इतनी सेल कर रही है और ये इतनी सेल कर रही है। तो जो भी हमारी कोई फ्रेंचाइज लेगा तो उसके पास एक ज़्यादा डेटा होगा और उसका रिस्क कम हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे एड्स हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग दबा के एड स्पेंडिंग कर रहे होते हैं। जी। तो वो एक टॉप ऑफ माइंड रिकॉल तो हमारे ब्रांड की अच्छी है। तो अब हमने उसको हार्वेस्ट करना है थ्रू रिटेल चैनल्स। सो वी बिलीव के दुनिया में फ्रेग्रेंस रिटेल का बड़ा एक कंसेप्ट है। बहुत सारे ब्रांड्स की इस तरह, खास तौर पे गल्फ में एक ब्रांड की हजार आउटलेट्स भी हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांड है जो इसकी ज्यादा आउटलेट्स हैं। तो उसके हाँ फ्रेग्रेंस में हाँ वो भी है, लेकिन मैं उसको ज्यादा अपैरल की तरफ देखता हूँ। लेकिन ये मेरे ख्याल सईद गनी है जो कि फ्रेग्रेंस यानी स्पेशलिटी स्टोर है। तो एक वैल्यू प्रोपोजिशन ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं दे लाइक टू बाय फ्रॉम ए स्पेशलिटी स्टोर। तो एक तो होता है कि आपने कपड़े लिए और उसके साथ ही आपने खुशबू ले ली, लेकिन या किसी को गिफ्ट करना है तो उनकी चलो पैकेजिंग ऐसी है कि वो कर देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन एक बहुत बड़ी ऑडियंस वो भी है जो कि जिसको वैरायटी ज़्यादा चाहिए, जिसको खुशबू अच्छी चाहिए। हाँ खुशबू अच्छी चाहिए, वैरायटी ज़्यादा चाहिए। फिर तो वहाँ पर हमारे पास काफ़ी जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी आती थी। फॉर एग्जांपल अब हम लोग 5 ml के टेस्टर्स भी ऑफर करते हैं। हमारे पास 2 वेरिएंट्स हैं, बल्कि इनफैक्ट 3 हैं। तो यानी रोल-ऑन्स भी हैं हमारे पास। कुछ लोग ऑयल्स को प्रेफर करते हैं, नॉन अल्कोहलिक, तो उनके लिए हमारे पास ऑयल्स हैं। कुछ लोग जो है वो स्प्रे परफ्यूम्स को प्रेफर करते हैं, तो उसमें हमारे पास 2 वेरिएंट्स हैं, 50 ml और 100 ml। तो उसकी वजह से बिकॉज वी आर इन ई कॉमर्स वी हैव मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन ब्रांड्स विच आर प्राइमरीली इन दी रिटेल लाइक जे डॉट। तो उनके पास बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मुश्किल हो जाता है रिटेल पे उसको संभालना। बट हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है क्योंकि वो सेंट्रल जगह से डिस्पैच हो रही होती हैं चीज़ें। तो साथ ये जो इतनी बैक ऑफ द माइंड आपने बताया कि मैंने इससे पहले बहुत सारे 1-2 वेंचर्स किए, कुछ सक्सेसफुल भी थे, कुछ अच्छे थे, कुछ फेलियर्स भी थे। तो आपको क्या लगता है कि सेंट्स एंड स्टोरी की सबसे बड़ी वजह क्या है कि वो इतना सक्सेसफुल हुआ? मैंने देखा है कि मार्केटिंग चैनल्स भी बहुत अच्छे यूज़ किए हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को आपने बहुत एग्रेसिवली पुश किया है। देखिए जब मैं मुझे भी जब नहीं पता था तो मैंने जब आपके ऐड देखे तो एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में वो बंदा जब आगे कह रहा है, और अच्छा आपने देखा होगा कि बस जो है तानियाल उसकी एक वीडियो है, उसने बाकायदा बताया कि आप कहाँ पे लगाएंगे अपने सेंट्स को तो उसकी खुशबू बढ़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल आप उस जगह पे लगाएं जहाँ पे नब्ज है, गर्दन पे है, यहाँ पे है, ये वाले एरिया पे लगाएं तो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा कंटेंट था। तो ये कंटेंट का आइडिया और देन इसकी एग्जीक्यूशन और फिर उसके बाद उसको मार्केट करना, इसके पीछे थॉट कैसे? तो मैंने बताया ना कि हमें हमारी ट्रेनिंग यही दी जाती है, मार्केटियर एंड और वो कोई भी बन सकता है मार्केटियर। लाइक आई हैव सीन, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका मार्केटिंग बैकग्राउंड नहीं है और बहुत अच्छे मार्केटियर्स हैं। इनफैक्ट अगर आप जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं
इनमें आप बहुत ज़्यादातर जो क्रिएटिव लोग हैं ना उनका मार्केटिंग में नहीं होता। तो ये कि यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड यू हैव टू ब्रेक द क्लटर, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो हमारा ये होता है कि अब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आपने जिस ऐड का जिक्र किया कि यार वो आपको बड़ा इम्प्रेसिव लगा, मेरे हिसाब से वो इतना इम्प्रेसिव ऐड नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक मेरा ऐड क्रिएटिव था तो मुझे वो जहर लगता था और इनफैक्ट वो मुझसे अप्रूव भी नहीं हुआ और वो चलना शुरू हो गया। वो इतना अच्छा चल रहा था और उस पर इतनी सेल आई और वो इतना लंबा चला कि मैं खुद हैरान रह गया। लाइक अगर वो मेरे हाथ में होता तो वो अप्रूव ही नहीं होता। मैं बोलता कितना ये घटिया डिजाइन। कौन से वाला है ताकि सारे जाके अभी सर्च करके देख लें? अच्छा वो तो खैर अभी हमने इसको ऑफ किया हुआ है। एक हमारी परफ्यूम है स्मैश माय हेड के नाम से, तो उसका हमने एक जो है स्टैटिक विजुअल बनाया था जिसमें ग्रीन था वो और उसमें वो थोड़े बबल्स थे, लेकिन फॉर सम रीजन तो ये भी नहीं पता होता मार्केटिंग में कौन सी चीज चलेगी कौन सी चीज नहीं चलेगी। ये तो है। तो इसमें जो सेंस एंड स्टोरीज की मैं समझता हूँ जो एक वजह बनी उसकी सक्सेस की, वो है कंटेंट पाइपलाइन। लाइक आप ये समझ लें कि आपको कुछ नहीं पता, सही, और आपको ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज चलेगी नहीं चलेगी, सही। जब आप ये समझ लेंगे तो आपके पास सिर्फ एक हल होगा कि आप एक ऐसा कंटेंट की बना दें पाइपलाइन जो कि कंटेंट फेंकती रहे। अच्छा साथ आप जो है एक बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल है प्राइवेट लेबल की, जिसने किया। बच्चा जो है ना वो क्या करता है, वो हमेशा आसानी देखता है, वो वाइट लेबल की तरफ चला जाता है और वो कहता है यार ठीक है मैं अपना ब्रांड नहीं बनाता क्योंकि उसकी लाइबिलिटी है। ब्रांड बनाया तो उसका नाम खराब भी हो रहा है, वो नहीं सक्सेसफुल और लोग कहेंगे यार अच्छा तुमने तो ये ब्रांड बनाया था नहीं चला। तो आपने इस ऑब्स्टेकल को कैसे क्रॉस किया और किस तरीके से इससे निकल के आपने सोचा नहीं यार मुझे प्राइवेट लेबल ही बनाना है, एंड यू आर स्टिक टू इट स्टिल नाउ, और उसका रिजल्ट भी आ रहा है और सक्सेसफुल हो भी गया है और नाउ आपने उसकी माशाल्लाह 3 ब्रांचें भी खोल दी हैं। तो क्या लगता है कि बच्चे को अभी भी वो उसी वाइट लेवल वाली आसानी की तरफ जानी चाहिए या प्राइवेट लेवल की तरफ आना चाहिए? मेरे इसके ऊपर ये मानना है कि ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो वाइट लेवल इज अ सेवर ऑप्शन। क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरा जो फर्स्ट वेंचर था वो शायद फेल इसलिए हुआ कि मैंने उसको प्राइवेट लेवल किया। अगर मैं इसको वाइट लेवल कर देता तो शायद वो सक्सेसफुल हो जाता। हुआ ये कि जब मैंने चाइना से फोल्डेबल वाटर बैग्स मंगवाए तो अब मुझे क्योंकि मैंने मार्केटिंग पढ़ी हुई थी तो आई थॉट कि ये तो ऑब्वियस काम है कि प्राइवेट लेवल तो करना ही करना है। मैंने वाइट लेवल का से पहले नाम भी नहीं सुना था, आजकल सुनना शुरू किया, तो मैंने अपनी ब्रांडिंग के साथ उसको पूरा मंगवा लिया। उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स जो कि अपने शॉप पे बेचना चाहते थे उसको, लेकिन क्योंकि हमने उसकी प्राइस की हुई थी सेट, तो वो फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शन है अगर कोई महंगी आउटलेट पे वो बिक रहा है 500 रुपए का और किसी सस्ती जगह पे वो बिक रहा है 200 रुपए का। अब ये काम वाइट लेवल में तो हो सकता है लेकिन ये काम प्राइवेट लेवल पे नहीं हो सकता, क्योंकि वो बोलेगा कि यार ये चीज तो आप वहां पर 200 रुपए की बेच रहे हैं तो मैं ये 500 रुपए की किस तरह बेचूं। तो बहुत सी बार वाइट लेबल ज्यादा सेंस मेक करता है। दूसरी बात ये है कि बहुत सी बार प्राइवेट लेबल में आपके MOQs होते हैं, अगर उसके ऊपर आपने प्रिंटिंग करनी है किसी भी चीज की तो वो आपको ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट लग जाती है। तो इसका भी मुझे एहसास हुआ कि मैंने फोल्डेबल वाटर बैग्स अगर मैं वाइट लेबल करता और मैं वैरायटी ज्यादा रखता तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट की मार्केट टेस्टिंग ज्यादा आसानी से हो जाती और फिर जब मुझे ये पता चल जाता कि हाँ यार इन आर्टिकल्स की इतनी सेल है तो फिर मैं उसको करता प्राइवेट लेबल। तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई आंसर वो नहीं है, मतलब कि करना चाहिए। हाँ, और असल में जो दूसरा है वो ये है कि अभी फॉर एग्जांपल मैं भी गया था दुबई, तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यार वो लोग वहां से वाइट लेवल प्रोडक्ट्स पकड़ते हैं, 20 दिरहम की प्रोडक्ट पकड़ते हैं और 80 दिरहम में जो है वो एड्स चलाते हैं और बिक जाती है वो। तो बात ये कि जो यानी टाइम टू मार्केट है वो आपका वाइट लेवल में बहुत कम हो जाता है और आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो मैं समझता हूँ कि शुरू में आप वाइट लेबल करें, अपना जरा हाथ सेट करें, अपने एड्स की वो बनाएं और जब आपको एक समझ में आ जाए कि यार मैं इस नीश में अच्छा काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अब होम डिकॉर है, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमारे कमरे में कुछ वो पड़े हुए हैं, कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, तो आपने कहा कि यार ये मैं इस नीश में अपनी बनाता हूँ, मैं इसमें एड्स बनाता हूँ, तो मैं तो यही करूंगा रेकमेंड कि आप पहले उसको वाइट लेबल करें। सही। और जब वो आपको उसमें मजा आना शुरू हो जाए, आपको मार्जिन समझ में आना शुरू हो जाए, तो फिर उसको बेशक प्राइवेट लेबल कर लें। सही। अच्छा, आपकी जो कैटेगरी है मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें एक दफा
फर्स्ट टाइम बायर लेके आना इज अ मुश्किल काम, और एक दफा वो आ जाए देन तो वो रिपीटेड कस्टमर है। फिर मेरे ख्याल आपको एडवर्टाइजमेंट की भी जरूरत नहीं है, बाकी चीज़ों की भी जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल उसके लिए जो अप्रोच आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की करें वो बहुत अच्छी है, बट सम ब्रांड्स foresee इट एज एन एक्सपेंस। वो कहते हैं नहीं यार, इन्फ्लुएंसर को दे के 5 लाख दे के 2 लाख दे के वीडियो बनवाने का कोई फायदा नहीं है, काम करो वही 2 लाख रुपए फेसबुक पे लगा के ऐड करो। तो क्या लगता है कि ROI पूरा होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से? देखिए मेरा इसके ऊपर ये मानना है कि एक होती है टर्म 360 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है? तो एवरीथिंग वर्क्स एंड एवरीथिंग नॉट वर्क्स मेनी टाइम्स। सो मेरी अभी तो ये फिलॉसफी रही है कि वी आर एवरीवेयर। तो हमने कोई चैनल हम लोग छोड़ते नहीं है। वो कहते हैं ना, दश तो दश दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो वो मतलब मेरी अपनी फिलॉसफी ये है कि हम लोग स्नैपचैट पे भी कर रहे हैं, हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, गूगल, और हम उसमें हर जगह को आपको क्रैक करना पड़ता है। सही। तो उसमें आपको वक्त लगता है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और जो लोग वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको फिर वहाँ के रिटर्न्स भी मिलते हैं। जबरदस्त। तो मेरे ख्याल में तो करना चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स अब हम लोग इस काबिल हो गए, हमारे पास बजट्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा है उसके पास लिमिटेड बजट है, तो मिसाल के तौर पे उसके पास 1 मिलियन का बजट है जिसमें उसने ब्रांड खड़ा करना है। अब मैं उसको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि यार 3 लाख रुपए आप कोई ये बड़ा लेकर इन्फ्लुएंसर, क्योंकि इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। हमने ऐसा भी हुआ है कि हमने बहुत महंगा इन्फ्लुएंसर किया, उसका रिजल्ट 0 आया। एक ऐसा भी हुआ कि हमने बहुत सस्ता इन्फ्लुएंसर किया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो अभी तक मैंने ये किया, मार्केटिंग में कोई नहीं बता सकता क्या चीज़ चलेगी क्या चीज़ नहीं चलेगी। तो होता ये है कि आप अपना जो बजट है, 1 मिलियन का बजट है, तो आप बोले यार ठीक है मैं 4-5 लाख रुपए मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में लगाऊंगा, 50,000 रुपये में चलो मैं कोई इन्फ्लुएंसर कर लूँगा, 50,000 रुपये गूगल भी कर लूँगा, SEO कर लूँगा। तो मेरी फिलॉसफी है कि आप कोई चीज़ कोई जगह ना छोड़ें। हाँ ये कि अपने आप को शुरू में अगर आप जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो आपकी एक्सेलेंस नहीं आ पाएगी किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा रिस्पांस देते हैं वो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ही है। मेरा अगला सवाल एग्जैक्टली यही था, क्योंकि आपने बताया कि आप इंस्टाग्राम पे भी कर रहे हैं, टिकटॉक पे भी कर रहे हैं, स्नैपचैट पे भी कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको कहाँ आ रहा है? सबसे अच्छा तो फेसबुक, इंस्टाग्राम अभी भी किंग है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको। फिर उसके बाद आता है गूगल, यूट्यूब। सही, मतलब टिकटॉक एंड स्नैपचैट अभी भी बहुत दूर। फिर उसके बाद आता है टिकटॉक, फिर उसके बाद आता है स्नैपचैट। ओके। स्नैपचैट बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ये एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि और कोई नहीं कर रहा, सस्ता पड़ जाएगा या उसकी ऑडियंस ज़्यादा मिल जाएगी। चले ठीक है, अगर नहीं सेल हो रही तो एटलीस्ट अवेयरनेस या ब्रांडिंग। लेकिन इसमें बड़ी मजे की बात है, थोड़ी सी वो एडवांस हो जाएगी टेक्निकल, लेकिन जब आप ज्यादा मल्टीपल चैनल्स यूज करते हैं ना तो एट्रीब्यूशन का मसला हो जाता है। आपको एक ही कस्टमर होगा, उसने फॉर एग्जांपल आपका ऐड देखा फेसबुक पे, स्नैपचैट पे भी देखा, टिकटॉक पे भी देखा, इंस्टाग्राम पे, वो हर बंदा कह रहा होगा हाँ ये मेरी परचेज है, हर प्लेटफॉर्म बता रहा होगा, तो आप देख नहीं सकते। तो फिर उसके लिए ये कि और भी आते हैं टूल्स आते हैं, जब वो आप उनको करते हैं इंस्टॉल तो आपको वो एक रोएस दिखाता है जो उसके प्लेटफॉर्म पे शो हो रहा है, एक वो आपको रोएस दिखा रहा है जो कि बैकएंड पे है या एनालिटिक्स में है बेसिकली, जो कि एक्चुअली वो उसको इक्वली वेट करता है। तो उसको भी पता होता है उस सॉफ्टवेयर को कि यार ये बंदा पहले गूगल पे था, फिर फेसबुक पे था, इसने एक बार वहां से विजिट किया और तीसरी बार इसने आके स्नैपचैट से ले लिया, तो वो जो उसको सेल आएगी ना वो तीनों पे डिवाइड कर देगा इक्वली। अच्छा, और आपको वहां का रोएस बता देगा, तो उसको वेटेड एट्रीब्यूशन बोलते हैं। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि कितने % ऑडियंस ऐसे है, कितने % ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि आपको वो लगा कि हाँ यार ये तीनों प्लेटफॉर्म पे था, ये एट्रीब्यूशन वेटेज कितनी आ रही है आपके पास? देखिए मेरे ख्याल में तो शुरू में कीप इट सिंपल, फेसबुक, इंस्टाग्राम से आप स्टार्ट करें। सही। और कोशिश करें कि अपनी इन हाउस कोई वीडियो मेकिंग एक्सपर्टीज बिल्ड करने की कोशिश करें। सही। जब तक आप दूसरे पे भरोसा करेंगे ना, जो मैंने अपना देखा, मतलब थिंग्स विच हैव हेल्ड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मैं दूसरों पे करता था कि यार वो बंदा आएगा, वो वहाँ से एडिट होके वीडियो आएगी या वो आके शूट करेगा, तो उसमें बहुत चीज़ें लंबी खिंच जाती हैं। तो ये कि आजकल सबके पास फोन्स हैं, सबके पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, तो आप कुछ जो है ना कुछ अप्रोचेज आप पढ़ें खुद मार्केटिंग की, और अपने एड्स आप खुद बनाने की कोशिश करें। सही। और फिर तो मेरे ख्याल में वो एक ज़्यादा जो है ना सस्टेनेबल अप्रोच है। सही। क्योंकि आपको ना फिर आपकी लर्निंग होती जाएगी, हाँ मैंने वैसे ऐड बनाया था, काम किया, वैसे बनाया नहीं किया, तो फिर आप you'll get better with time। सही। कोई पैगाम जो कि आप स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स या देखने वालों को देना चाहेंगे कि
कोई ऐसी चीज़ जो आप कहते हैं कि हाँ यार ये मैं पहुंचाना चाहता हूँ, तो ये प्लेटफॉर्म खुला है, आप बता सकते हैं? जी, मेरे हिसाब से ई कॉमर्स जो है वो इक्वलाइज़र है। यानी अगर मैं आज जो है वो आज की दुनिया में मैं कोई टेक्सटाइल का सेट बनना चाहूँ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी मशीनरी करोड़ों अरबों रुपए की है। लेकिन ई कॉमर्स एक ऐसा है जो मैंने देखा है जिसमें बहुत हम्बल बैकग्राउंड के लोग उन्होंने compete किया है बहुत बड़े बड़े ह्यूज लोगों के साथ। तो इसमें जो आप अपनी इन हाउस एक्सपर्टीज बिल्ड करें, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग और एक आप मार्केटिंग की एक्सपर्टीज बिल्ड करें, तो आप एक बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, विच विल नॉट ओनली बी हेयर बट कैन ऑल्सो एक्सपैंड इंटरनेशनली। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो देखा आप लोगों ने कितनी ज़बरदस्त एक केस स्टडी है जो आपको बताती है कि ऑलवेज डू एक्सपेरिमेंट्स, किसी एक चीज़ पे मत रहें। आपको नहीं पता कौन सी चीज़ हिट हो जाएगी, कौन सी फ्लॉप हो जाएगी। हो सकता है जो आपको लग रहा है फ्लॉप है वो हिट है, और जो हिट है वो फ्लॉप हो जाए। तो ये सोशल मीडिया की ऑडियंस ऐसी है। प्लस आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहें। आपके बजट्स कम हैं तो वाइट लेबल कर लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट लेबल में आ जाएँ और उस ब्रांड का नाम बना लें, क्योंकि डेफिनेटली इन दी एंड जब प्राइवेट लेबल आपका कहीं पे पहुंच जाता है, जिस तरह इन्होंने बताया कि मैं शायद अभी टेक्सटाइल का सेट नहीं बन सकता, लेकिन आई कैन प्राउडली से कि हाँ मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म का मालिक हूँ जो स्टार्ट ई कॉमर्स से हुआ और वो एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में बन चुका है। साथ थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। इंशाल्लाह हम आगे भी आपको बुलाते रहेंगे बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।